तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एक्सलेंस। अपन बात कर रहे थे नेटवर्क थ्योरी को, और नेटवर्क थ्योरी के अंदर अपन पढ़ रहे थे पैसिव सर्किट एलिमेंट्स, और जिसके अंदर अपन बात कर रहे थे कैपेसिटर की। और कल अपन ने कैपेसिटर का आईवी रिलेशनशिप पढ़ा था, और कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है उसकी बात की थी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कैपेसिटर की प्रॉपर्टीज। ये कैपेसिटर की प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सबसे कंसेप्चुअल। अगर कोई सर्किट एलिमेंट है तो वो कैपेसिटर है। आगे जाके अपन ये भी पढ़ेंगे कैसे चार्ज होता है, कैसे इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है। वो सारी अपन अपन जब हम किरचॉफ लॉ पढ़ लेंगे, उसके उसके बाद में भी इसका थोड़ा बहुत अपना डिस्कशन बचा हुआ रहेगा, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, इस पे कितना चार्ज आता है, सीरीज में चार्ज इक्वल आता है, इक्विवेलेंट कितना होता है, पैरेलल में कितना चार्ज आता है, उनका इक्विवेलेंट कितना चार्ज होता है, वो सारी बात अपन करेंगे बाद में। लेकिन कैपेसिटर की जो प्रॉपर्टीज जो आगे जाके ट्रांजिट एनालिसिस में भी यूज होगी, वो सारी प्रॉपर्टीज हम इधर पढ़ रहे हैं बेसिक के अंदर। ये आपको अच्छे से समझना है। अब इसके अंदर अपन पढ़ेंगे लीनियर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, जो आपके ओपैम में, अब ओपैम पढ़ोगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो लीनियर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। वो सारी बातें अपन इधर करेंगे। तो आज हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ कैपेसिटर। आज अपन क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ कैपेसिटर। फर्स्ट प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूँ। अपन ने कल पढ़ा था किसी भी कैपेसिटर का आईवी रिलेशनशिप क्या होता है। किसी कैपेसिटर का आईवी रिलेशनशिप होता है I इक्वल टू सी डीवी अपॉन डी टी होता है। यह होता है किसी भी कैपेसिटर का आईवी रिलेशनशिप ये होता है I इक्वल टू सी डीवी अपॉन डी टी। अगर मैं आपको बोलूं V इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम, अगर मैं कह दूं V है ना टाइम का फंक्शन नहीं है, और मैं अगर ये कह दूं V इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम, अगर V को मैं बोल दूं V एक कांस्टेंट है, क्या है V? अगर एक कांस्टेंट है, अपन को आईवी रिलेशनशिप पता है, किसी भी कैपेसिटर का आईवी रिलेशनशिप होता है I इक्वल टू सी डीवी अपॉन डी टी। और मैं अगर ये कह दूं V अगर फंक्शन, मतलब V अगर टाइम का फंक्शन नहीं है, V एक कांस्टेंट है, तो आपको पता है किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? जीरो। तो इस केस में मेरी I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। और अपन ने पढ़ा था V इक्वल टू जीरो का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट, एंड I इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है? तो ओपन सर्किट। तो इसका मतलब क्या होगा? कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह, है ना, बिहेवियर करेगा। V इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब क्या हो गया? V इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब हो गया फॉर डीसी सोर्सेज। किसके लिए? फॉर डीसी सोर्सेज। बात कर रहे हैं डीसी सोर्सेज के लिए एक कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह काम करता है। ये प्रॉपर्टी होती है फर्स्ट, आपको अच्छे से ध्यान रखना है इस प्रॉपर्टी को। अपन ने कल पढ़ा था किसी भी कैपेसिटर का आईवी रिलेशनशिप होता है I इक्वल टू सी डीवी अपॉन डी टी। और मैं कहूं अगर V इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम, अगर V को मैं कांस्टेंट एज्यूम कर देता हूं, कांस्टेंट का मतलब क्या है? अगर सर्किट के अंदर ओनली डीसी सोर्सेस हैं, क्या है? ओनली डीसी सोर्सेस हैं, चाहे वो वोल्टेज का सोर्स हो चाहे करंट का हो, होना क्या चाहिए? अगर सर्किट के अंदर ओनली डीसी सोर्सेस हैं, तो इसका मतलब V इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। V इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब है I इक्वल टू जीरो। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? जीरो। तो I की वैल्यू कितनी मिलेगी अपन को? जीरो। I इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हो गया? ओपन सर्किट। अपन ये ध्यान रखना फॉर डीसी सोर्सेस कैपेसिटर एक्ट्स एज एन ओपन सर्किट। इस प्रॉपर्टी को अपन अच्छे से समझते हैं। ऐसे आप एज्यूम कर लो, मान लो ये 2 वोल्ट का सोर्स है। कितने वोल्ट का सोर्स है? 2 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स है। ये मान लो अपना एक 1 ओम का रेजिस्टेंस है। ये मान लो एक करंट सोर्स है 1 एम्पियर की। ये मान लो मेरा एक लगा हुआ है कैपेसिटर, लगा हुआ है 1 फेराड, और ये मेरा एक लगा हुआ है रजिस्टर, जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 2 ओम मान लो। और अपन को एग्जामिनर ने इसके अंदर की करंट की वैल्यू पूछ ली। क्या पूछ ली? करंट की वैल्यू पूछ ली। ये ऐसा क्वेश्चन अगर आपको सामने प्रेजेंट है, तो सबसे पहले नेटवर्क में देखो। नेटवर्क में ऐसे देखना है, नेटवर्क को देखना है, फिर देखना है किस किस तरीके के सोर्सेस लगे हुए हैं। तो आपको पता है एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है और एक लगा हुआ है करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स भी क्या है? डीसी सोर्स है। करंट सोर्स भी क्या है? अपना डीसी सोर्स है। ये भी एक डीसी सोर्स है, ये भी एक डीसी सोर्स है। अगर नेटवर्क के अंदर सारे जितने भी सोर्स लगे हुए हैं, वो सारे अगर डीसी सोर्सेस हैं, तो इस नेटवर्क को बोला जाता है डीसी नेटवर्क। क्या बोला जाता है?
ऐसे नेटवर्क को बोला जाता है डीसी नेटवर्क। क्या बोला जाता है? डीसी नेटवर्क बोला जाता है। अगर आपको कोई एक डीसी नेटवर्क दिखे, डीसी नेटवर्क का मतलब उस नेटवर्क के अंदर जो भी सोर्स लगे हुए हैं वो उनकी वैल्यू क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए, टाइम का फंक्शन नहीं होना चाहिए। यहाँ देखो जैसे 1 एम्पियर, क्या है? 1 एम्पियर एक कांस्टेंट है। यहाँ पर क्या है? 2 वोल्ट, 2 वोल्ट एक कांस्टेंट है। यानी जितने भी सोर्सेस लगे हुए हैं उन सोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। यानी वो सोर्सेस है ना, डीसी सोर्स होना चाहिए। तो उस नेटवर्क को बोला जाता है डीसी नेटवर्क। और अगर आपको डीसी नेटवर्क दिखे, उसके अंदर कैपेसिटर दिखे, तो अपन ने ये बोला था फॉर डीसी सोर्सेस कैपेसिटर एक्ट्स एज एन ओपन सर्किट। तो इस केस में आप इसमें इसको सॉल्व करने के लिए कैपेसिटर को ओपन सर्किट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ओपन सर्किट कर सकते हो। तो ओपन सर्किट करोगे तो इस ब्रांच में करंट कितनी आ जाएगी? ओपन सर्किट में तो कुछ करंट होती नहीं है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0 है। तो ये प्रॉपर्टीज है फर्स्ट प्रॉपर्टी फॉर डीसी सोर्सेस अपना कैपेसिटर एक्ट्स एज एन ओपन सर्किट। लेकिन इसका अगर मैं पूरा स्टेटमेंट बताऊं तो स्टेटमेंट होता है फॉर डीसी सोर्सेस। कैसे सोर्सेस होने चाहिए उस नेटवर्क के अंदर? डीसी होने चाहिए। सेकंड कंडीशन होती है अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन। फॉर डीसी सोर्सेस अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन। देखो पहले तो अपना होना चाहिए सोर्सेस होनी चाहिए डीसी, सेकंड होना चाहिए स्टेडी स्टेट कंडीशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उस नेटवर्क के अंदर स्टेडी स्टेट कंडीशन आ जानी चाहिए। आगे जाके अपन एक चैप्टर पढ़ेंगे ट्रांजिएंट एनालिसिस। जैसे मैं आपको अगर ऐसे बात करता हूं, ये मान लो मैंने ऐसे कह दिया 2 वोल्ट, ये मैंने कह दिया 1 ओम, ये मैंने अगर ऐसे कह दिया ये फ्लो हो रही है 1 एम्पियर, और ऐसे भी मैंने इधर मान लो एक स्विच लगा दिया ऐसे, जो कि क्या हो रहा है? टी इक्वल टू 0 पे क्लोज हो रहा है। यहाँ पर मैंने कैपेसिटर लगा दिया 1 फेराड का। यहाँ मैंने मान लो ऐसे ही कुछ एक मैंने नेटवर्क एज्यूम कर लिया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया 1 ओम का। जब नेटवर्क के अंदर स्विच आ जाए ना, तो मान लो ये पहले तो इस नेटवर्क को देखो, ये भी क्या है? एक डीसी सोर्स है, ये भी क्या है? डीसी सोर्सेस है, डीसी सोर्सेस है। टी इक्वल टू 0 पे मैं इस स्विच को क्लोज करूंगा ना, तो मैं क्लोज करते ही इसको ओपन नहीं कर सकता हूं। क्लोज करने इसको टी इक्वल टू 0 पे मैं जैसे ही स्विच क्लोज करूंगा, ये मान लो ये अपन ट्रांजिट में बात करेंगे, लेकिन इधर आपको समझाता हूँ। टी इक्वल टू 0 पे मैंने क्या क्या स्विच क्लोज किया, तो किसी भी नेटवर्क में इस पहले स्विच क्लोज करते ही उसके अंदर एक ट्रांजिट स्टेट आती है, ट्रांजिएंट टाइम पीरियड आता है। वो होता है उस नेटवर्क के टाइम कांस्टेंट का 5 टाइम्स होता है। मान लो इस नेटवर्क का, आप आगे जाके मैं बताऊंगा किसी नेटवर्क का टाइम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। मान लो इस नेटवर्क का टाइम कांस्टेंट है टो, तो आपको पता होना चाहिए नेटवर्क के अंदर 5 टो के बाद, यानी इसके इसके टाइम कांस्टेंट के 5 गुना टाइम के बाद में नेटवर्क के अंदर क्या आती है? स्टेडी स्टेट आती है। इसको बोला जाता है ट्रांजिएंट स्टेट। ये ट्रांजिएंट डोमेन है, ये है स्टेडी स्टेट डोमेन। इस स्टेडी स्टेट डोमेन के अंदर आप कैपेसिटर को ओपन सर्किट कर सकते हो, है ना। डीसी सोर्सेस होने चाहिए स्टेडी स्टेट कंडीशन। इस टाइम पीरियड में, ट्रांजिएंट पीरियड में, इसमें आप कैपेसिटर को ओपन सर्किट नहीं कर सकते हो। क्या नहीं कर सकते हो? ओपन सर्किट नहीं कर सकते हो। तो आपको ये वाले केस तो अपन पढ़ेंगे, ट्रांजिएंट पढ़ेंगे तब। तो आपको पता होना चाहिए डीसी सोर्सेस होने चाहिए, सेकंड होनी चाहिए स्टेडी स्टेट कंडीशन होनी चाहिए। क्या होने चाहिए? उस नेटवर्क के अंदर स्टेडी स्टेट कंडीशन आ गई है या नहीं है, वो मैं बताऊंगा। कैसे किसी नेटवर्क में ट्रांजिएंट पीरियड आता है, कब किसी नेटवर्क में स्टेडी स्टेट पीरियड आता है, वो अपन सारी बात ट्रांजिट एनालिसिस करेंगे ना, तब बहुत डिटेल से करेंगे। अभी आपको ये याद रखना है कि डीसी सोर्सेस होने चाहिए नेटवर्क में। इस नेटवर्क में कौन से सोर्स है? डीसी सोर्स है। लेकिन वो नेटवर्क स्टेडी स्टेट कंडीशन को अचीव कर जाना चाहिए, उस नेटवर्क के अंदर स्टेडी स्टेट कंडीशन आ जानी चाहिए। ओनली उसी कंडीशन में अपन कैपेसिटर को क्या करते हैं? ओपन सर्किट करते हैं। अपन ट्रांजिएंट पीरियड में कैपेसिटर, चाहे वो डीसी सोर्सेस नेटवर्क में लगे हुए हैं, फिर भी अपन ट्रांजिएंट पीरियड में कैपेसिटर को ओपन सर्किट नहीं कर सकते हैं। और मैं एक बात बताता हूं, मान लो
ये मेरा 2 वोल्ट का एक क्या हो गया, डीसी सोर्स हो गया। ये मेरा मान लो ऐसा 1 ओम हो गया। ये मान लो 1 एम्पीयर का सोर्स हो गया। ये मेरा मान लो एक कैपेसिटर हो गया जिसकी वैल्यू क्या है, 1 फेराड है कैपेसिटेंस की वैल्यू। ये मेरा कोई रेजिस्टेंस हो गया। अगर कोई ये पहले मेरे को बताओ, ये नेटवर्क कैसा है, इसके अंदर एक वोल्टेज सोर्स है, वो भी है ना, वो उसका भी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। एक करंट सोर्स है, उसका भी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। जितने सोर्सेस लगे हुए वो सारे के सारे क्या है, डीसी सोर्सेस हैं। तो ऐसी नेटवर्क को बोला जाता है डीसी नेटवर्क। क्या बोला जाता है, डीसी नेटवर्क। और अगर नेटवर्क के अंदर स्विच प्रेजेंट नहीं हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दिमाग में रखने के लिए। अगर नेटवर्क के अंदर स्विच प्रेजेंट नहीं हो तो क्या होता है, इस नेटवर्क में मैंने देखा कहीं भी मेरे को स्विच नहीं दिखा, स्विच इस नेटवर्क के अंदर मेरे को दिखा ही नहीं। तो इसका मतलब मैं ये एज्यूम करके चलूंगा ये नेटवर्क किस में है, ये नेटवर्क स्टडी स्टेट में है। किस में है, मैंने ऐसे एज्यूम कर लिया। ये नेटवर्क कब बना था, t इक्वल टू माइनस इंफिनिटी पे नेटवर्क फॉर्म हुआ था। अब जब मेरे सामने जब प्रेजेंट है, मैं ये मान के चलूंगा कि इसकी ट्रांजिएंट स्टेट पूरी की पूरी डाई आउट हो गई है। अब उसके अंदर स्टेडी स्टेट आ गई है। अब स्टेडी स्टेट के अंदर फॉर डीसी नेटवर्क कैपेसिटर अपन ओपन सर्किट कर सकते हैं, और इंडक्टर को अपन क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट। कैपेसिटर को अपन क्या करते हैं, ओपन सर्किट। तो ये अपनी कैपेसिटर की है ना फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई पूरी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है, फॉर डीसी सोर्सेस अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन कैपेसिटर एक्ट्स एज एन ओपन सर्किट। और कैपेसिटर की लीनियर चार्जिंग कैसे होती है, लीनियर डिस्चार्जिंग कैसे होती है, वो सारी बात अपन ट्रांजिएंट के साथ पढ़ेंगे। ट्रांजिएंट एनालिसिस पढ़ाऊंगा ना, तो आपको मैं बताऊंगा कैसे एक कैपेसिटर लीनियरली चार्ज होता है। जब कैपेसिटर लीनियरली चार्ज होता ना, वो सर्किट कभी स्टेडी स्टेट को अचीव करता ही नहीं है। उसके मतलब कैपेसिटर के सीरीज में एक है ना, मतलब एक डीसी करंट सोर्स आ जाता है। जब कभी भी कैपेसिटर के सीरीज में एक कांस्टेंट यानी एक डीसी करंट सोर्स आ जाता है, तो उस सर्किट को बोला जाता है लीनियर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। और वो सर्किट कभी भी स्टेडी स्टेट को अचीव कर ही नहीं पाता है। यानी ओनली स्टेबल सिस्टम ही होते हैं जो स्टेडी स्टेट को अचीव मतलब करते हैं। स्टेबल सिस्टम के अलावा दुनिया का कोई सिस्टम स्टेडी स्टेट को अचीव नहीं कर पाएगा। वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कैसे एक कैपेसिटर लीनियरली चार्ज होता है जब एक डीसी करंट सोर्स उसके सीरीज में आ जाता है। वो अपन ट्रांजिएंट में बहुत ही डिटेल से बात करेंगे जो आपके एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होगा। अब अपन पढ़ रहे हैं सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है, मैंने कहा था किसी भी कैपेसिटर के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोला जाता है कैपेसिटेंस। और वो कैपेसिटेंस क्या करता है, वो कैपेसिटर में सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को अलाउ नहीं करता है। किसी भी कैपेसिटर में वोल्टेज में सडन चेंज अलाउ नहीं है। हमेशा चेंज होगा तो वो कंटिन्यूसली होगा। सडन चेंज कभी भी किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज में सडन चेंज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी कैपेसिटर की एक प्रॉपर्टी होती है वो ओनली कैपेसिटर के अंदर ही होती है और किसी में नहीं होगी, न तो रजिस्टर में होगी न इंडक्टर में होगी। वो क्या प्रॉपर्टी है, उसको बोला जाता है कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस क्या करता है, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज में सडन चेंज को अलाउ नहीं करता है। तो इसका मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज किसी भी रैंडम टाइम इंस्टेंट टी नोट प्लस पर हमेशा क्या होगा, वीसी टी नोट माइनस के इक्वल ही होगा। टी नोट प्लस पे वोल्टेज हमेशा क्या होगा, टी नोट माइनस के इक्वल ही होगा। कभी भी आपको कैपेसिटर के वीटी ग्राफ में वोल्टेज और टाइम के ग्राफ में डिसकंटिन्यूटी देखने को कभी नहीं मिलेगी। कभी भी किसी भी कैपेसिटर के वीआई ग्राफ में, वीटी ग्राफ में सॉरी, वोल्टेज और टाइम के ग्राफ में मतलब डिसकंटिन्यूटी कभी नहीं मिलेगी। प्रैक्टिकली नहीं मिलेगी, थ्योरेटिकली मिल सकती है। प्रैक्टिकली किसी भी वीटी ग्राफ में आपको डिसकंटिन्यूटी नहीं मिलेगी। कैसे अपन समझते हैं, ये मान लो आपको मैं बताऊं, ये वोल्टेज है, मान लो किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है, ये है टाइम। मान लो अगर आपको पूछे कोई क्या ये इसके अक्रॉस वीटी ग्राफ पॉसिबल है या नहीं है, ये मान लो कोई रैंडम टाइम इंस्टेंट मैंने मान लिया 2 सेकंड मान लो, और यहाँ पर इसकी वैल्यू मान लो एज्यूम कर ली मैंने 1 वोल्ट, यहाँ पर एज्यूम कर ली 3 वोल्ट। तो मेरे को बताओ कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज
2 माइनस पे कितना हुआ, 2 से थोड़ा सा छोटे पे कितनी वैल्यू है 1 वोल्ट, और V ऑफ 2 प्लस कितना है 2 से थोड़ा सा ज्यादा पे कितना है 3 वोल्ट। तो ये इम्पॉसिबल है। इस तरीके की डिसकंटिन्यूटी, यानी यहां पर आप देखोगे ना V ऑफ 2 माइनस इज नॉट इज इक्वल टू V ऑफ 2 प्लस, ये मतलब इसके इक्वल नहीं है। मतलब यहाँ पर क्या हो रही है, डिसकंटिन्यूटी हो रही है, अब्रप्ट डिसकंटिन्यूटी हो रही है। वोल्टेज में सडन चेंज हो रहा है, किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज में क्या हो रहा है, सडन चेंज हो रहा है। ये और ये सडन चेंज कभी भी किसी भी कैपेसिटर में पॉसिबल नहीं है। तो ये इम्पॉसिबल है प्रैक्टिकली। थियोरेटिकली अगर मैं t इक्वल टू 2 सेकेंड में कैपेसिटर से इम्पल्स करंट फ्लो अगर करवा दूं, इम्पल्स करंट को जनरेट करना इम्पॉसिबल है प्रैक्टिकली। ये एक थ्योरेटिकली कंसेप्ट है कि किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस t इक्वल टू 2 सेकेंड पे एक इम्पल्स करंट फ्लो में अगर करवा दूं तो है ना, वहां पर ये है डिसकंटिन्यूटी अगर हो सकती है। लेकिन प्रैक्टिकली किसी भी कैपेसिटर का ग्राफ में, वीटी ग्राफ में कभी भी आपको डिसकंटिन्यूटी मिलने को देखने को नहीं मिलेगी। आईटी ग्राफ में मिल सकती है, उसमें कुछ भी नहीं। आईटी ग्राफ कंटिन्यूस हो सकता है, डिसकंटिन्यूस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन किसी भी कैपेसिटर का वीटी ग्राफ, वोल्टेज और टाइम का ग्राफ हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। डिसकंटिन्यूटी कभी नहीं मिलेगी प्रैक्टिकली। अब अपन बात करें क्यों नहीं मिलेगी, तो अपन ने कल एक वीटी रिलेशनशिप पढ़ा था किसी भी कैपेसिटर का। मैंने कहा था वीटी इक्वल टू वीटी नोट प्लस 1/c टी नोट टू टी आई डी टी। ये पढ़ा था अपन ने कल एक रिलेशनशिप में। अगर टी की जगह यूज करता हूँ 0 प्लस और टी नोट की जगह यूज करता हूँ 0 माइनस, तो इसको पुट करूंगा तो क्या होगा, V ऑफ 0 प्लस इक्वल टू V ऑफ 0 माइनस। और मैंने एज्यूम कर ली C की वैल्यू है 1 फेराड, तो 1/c तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 0, टी नोट 0 माइनस, टी की जगह 0 प्लस आई टी। अब देखो कोई भी दुनिया का कोई भी, देखो अपन को इंटीग्रेशन देता है, एरिया अंडर द कर्व देता है, और वो है दुनिया का क्यों, मतलब अगर कोई भी प्रैक्टिकल सिग्नल मैं यूज करता हूं, दुनिया के किसी भी प्रैक्टिकल सिग्नल का यूज करता हूं मैं, अगर आई की जगह क्या है प्रैक्टिकली, एक जीरो इंस्टेंट पे 0 माइनस और 0 प्लस का क्या मतलब हो गया, 0 ही हुआ। इसका मतलब इसकी विड्थ कितनी है, एरिया अंडर द कर्व निकालना है। लेकिन उस जो अपन को एरिया, देखो ये क्या हो जाएगा, आप अच्छे से समझना। ये मान लो आई है और ये अपना टी का ग्राफ, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, आई टी ग्राफ का एरिया निकालना है 0 माइनस 0 प्लस तक। तो देखो ऐसा कुछ मान लो आई टी ग्राफ है, ये हो गया 0, तो इधर कहीं होगा 0 माइनस, इधर कहीं होगा 0 प्लस। तो आपको पता है कि 0 प्लस का क्या मतलब होता है, 0 से थोड़ा सा बड़ा, 0.000 जितने आप सोच सकते हो 0, फिर 1 होगा। 0 माइनस का क्या मतलब हो गया, 0 से थोड़ा सा छोटा। इसका मतलब आप बताओ क्या होगा, माइनस 0.0000001 हो गया। आपको समझ आ गया। 0 प्लस का मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा, 0 माइनस का मतलब 0 से थोड़ा सा छोटा। और अगर ये मैं विड्थ कैलकुलेट करूंगा ना, तो अगर मैं इसको एज्यूम करूंगा, इसकी विड्थ एज्यूम करूंगा, W एज्यूम करूंगा ना, तो हाँ W ऑलमोस्ट इक्वल टू कितना आएगा, 0 ही आएगा। ये याद रखना, किसी भी पॉइंट अगर आपको निकालना W, तो 0 प्लस माइनस 0 माइनस ये ऑलमोस्ट कितना होता है, 0। कहीं भी आप ऐसा यूज करो, आपके यह लिमिट में आपने पढ़ा होगा, कोई भी आप विड्थ निकालते हो, मान लो ये निकाल लो 2 प्लस माइनस 2 माइनस, ये हमेशा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू क्या होगा, 0 ही होगा। 2 प्लस और 2 माइनस एक दूसरे के बहुत ही पास होते हैं। ये तो मैंने दिखाने के लिए हैं दूर दूर क्या है, लेकिन 2 प्लस और 2 माइनस का मतलब क्या होगा, ये ऑलमोस्ट क्या होगा, सेम पॉइंट ही होगा। तो इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, विड्थ कितनी होगी अपनी, मतलब कितनी होगी 0। और इसकी हाइट ये मैं मान लेता हूँ 2 होगी। मान लो ये अपना आई टी ग्राफ है, 2 एम्पियर इसकी हाइट हो गई। ये आई टी ग्राफ है तो हाइट कितनी होगी 2, तो इसको मैं रेक्टेंगल मान सकता हूँ, क्योंकि 0 माइनस और 0 प्लस तो क्या है, ऑलमोस्ट एक दूसरे के पास में एक ही पॉइंट है। तो यहाँ पर ये क्या रहेगा, 2 एम्पियर क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। अब इसका एरिया निकालूंगा ना,
तो इसका एरिया कैसे निकालूंगा? हाइट कितनी होगी 2, विड्थ कितनी होगी ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, तो एरिया कितना आ जाएगा 0। तो प्रैक्टिकली ये ऑलवेज क्या होगा 0 ही होगा। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं v ऑफ 0 प्लस ऑलवेज इक्वल टू v ऑफ 0 माइनस। हमेशा कंटिन्यूटी रहेगी वीटी ग्राफ में, कभी भी प्रैक्टिकली डिसकंटिन्यूटी आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये हमेशा कितना होगा 0 ही होगा। अब मैं एक बात आपको और करता हूं, मान लो किसी कैपेसिटर से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू ये मैंने कर दी डेल ऑफ टी माइनस 2 मैंने यूज कर दिया। कितना यूज किया मैंने? उससे फ्लो होने वाली करंट इंपल्स करंट को फ्लो करा दिया, टी इक्वल टू 2 पे इंपल्स है, ये आप एज्यूम करके टी इक्वल टू 2 पे एक इंपल्स करंट मैंने उससे फ्लो करवाई। प्रैक्टिकली इसको इंपल्स करंट को जनरेट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड कितना होता है इन्फिनिटी होता है। जो इसके आगे मल्टीप्लाई में होता है वो तो उसका एरिया देता है। देखो किसी इंपल्स के आगे मतलब लिखा हुआ है 2 डेल टी, मतलब इसका एरिया कितना है, ये एरिया देता है। किसी भी रैंप सिग्नल के आगे लिखा हुआ अगर 2, तो ये 2 इसकी स्लोप देता है। और किसी भी स्टेप सिग्नल के आगे लिखा हुआ मान लो 2, तो ये 2 इसका एम्पलीट्यूड देता है, एम्पलीट्यूड। ये आपको ध्यान रखना हो। लेकिन इंपल्स का हमेशा एम्पलीट्यूड तो कितना होता है इन्फिनिटी होता है। प्रैक्टिकली इसको जनरेट करना पॉसिबल नहीं है। तो देखो मैंने आपको बताया था v ऑफ t क्या होता था, v ऑफ t नॉट प्लस 1/c i dt t नॉट टू 2, ये अपन ने पढ़ा था। अपन ने आई क्या लगा दिया, इंपल्स लगा दिया। मान लो मैंने कहा था t की जगह मैं ले रहा हूं 2 प्लस, t नॉट की जगह ले रहा हूं 2 माइनस, और c की वैल्यू ले रहा हूं 1 फेराड। तो देखो v ऑफ 2 प्लस इक्वल टू v ऑफ 2 माइनस प्लस 1/c, तो क्या हो जाएगा 1। यहाँ लिमिट आएगी 2 माइनस 2 प्लस डेल टी माइनस 2। और आपने इंपल्स की अगर प्रॉपर्टी पढ़ी होगी ना, तो डेल टी माइनस 2 माइनस से 2 प्लस, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, इसकी वैल्यू हमेशा होती है 1 होती है। कितनी होती है 1 होती है। किसी भी इंपल्स सिग्नल का एरिया अंडर द करो, अगर इंपल्स है कहाँ पर 2 पे, तो 2 माइनस से 2 प्लस से इसका एरिया अंडर द करो हमेशा 1 होता है। और प्रैक्टिकली तो दुनिया का किसी सिग्नल का 2 माइनस से 2 प्लस तक एरिया अंडर द करो हमेशा कितना होगा 0 ही होगा। लेकिन इंपल्स एकमात्र ऐसा सिग्नल है जिसका 2 माइनस से 2 प्लस तक, और वो इंपल्स अगर 2 पे है तो यहाँ एरिया अंडर द करो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो v ऑफ 2 प्लस इक्वल टू v ऑफ 2 माइनस प्लस 1 आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर वो कंटिन्यूस नहीं होगा, यहाँ पर वो कंटिन्यूटी क्यों फॉलो नहीं करेगा। बट ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ये क्या ओनली थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। क्यों? इंपल्स को प्रैक्टिकली अपन जनरेट नहीं कर सकते। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो एक बात आप ये हमेशा ध्यान रखना, कोई भी पॉइंट आपको दे दे, मान लो आपको दे दे 5 माइनस से 5 प्लस, कोई भी दुनिया का कोई भी फंक्शन दे दे, प्रैक्टिकली होना चाहिए। ये हमेशा एरिया अंडर द करो कितना होगा 0 होगा। क्या होगा 0। बस ओनली एक केस ही बनता है जब इसका एरिया आएगा। कब? मान लो आपको ऐसा दे दे 5 माइनस से 5 प्लस, अंदर आपको अगर इंपल्स सिग्नल दे दे, इंपल्स होना कहाँ चाहिए 5 पे होना चाहिए। अगर इंपल्स 4 पे होगा तो एरिया कितना होगा, इंपल्स 4 पे होगा तो एरिया इस केस में भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर इंपल्स 5 पे है, 5 माइनस से 5 प्लस है, तो इसका एरिया अंडर द करो कितना होता है 1 होता है। अदरवाइज दुनिया का किसी भी सिग्नल का 5 माइनस से 5 प्लस तक एरिया हमेशा कितना होता है 0 ही होता है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अपन ने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज। वोल्टेज में कैपेसिटर कभी भी अपने एक्रॉस वोल्टेज में सडन चेंज को अलाउ नहीं करता है। और अपन लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं इसकी। अब अपन पढ़ रहे हैं कैपेसिटर प्रॉपर्टी, जो कैपेसिटर में अपन तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। एक होता है आइडियल कैपेसिटर, एक होता है प्रैक्टिकल कैपेसिटर। क्या होता है प्रैक्टिकली किसी भी कैपेसिटर का कुछ ना कुछ लीकेज मतलब रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? लीकेज रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करता है। एक नॉन जीरो
नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत हाई होती है। क्या होती है? लीकेज रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत हाई होती है। और किसी भी कैपेसिटर का कुछ ना कुछ एक फाइनाइट वैल्यू लीकेज रेजिस्टेंस हमेशा एग्जिस्ट करता है, और वो उसके हमेशा कनेक्ट होता है पैरेलल में। आपको अगर बोले कोई प्रैक्टिकल आपको कैपेसिटर है ना, प्रैक्टिकल कैपेसिटर का इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा होता है, ये उसके कैपेसिटेंस की वैल्यू और ये उसके लीकेज रेजिस्टेंस की वैल्यू किसके हो जाएगी? लीकेज रेजिस्टेंस की वैल्यू। और लीकेज रेजिस्टेंस हमेशा उसके पैरेलल में कनेक्ट होता है। आइडियल के केस में लीकेज रेजिस्टेंस की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है, तो इसको अपन ओपन सर्किट कर देते हैं और अपन इसको ओनली ऐसा दिखाते हैं, सी से। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और आपको पता है कैपेसिटर क्या करता है? जितनी पावर एब्जॉर्ब करेगा ना, वो पूरी की पूरी पावर अपने अंदर क्या कर देगा? स्टोर करके रख देगा। लेकिन ये जितनी पावर एब्जॉर्ब करेगा ना, ये सर्किट से जितनी पावर एब्जॉर्ब करेगा ना, तो इसमें क्या होगा? इस लीकेज रेजिस्टेंस के कारण कुछ पावर क्या हो जाएगी? डिसिपेटेड भी होगी, और इस कैपेसिटेंस नेचर के कारण कुछ पावर इसके अंदर स्टोर भी होगी। मतलब जितनी एब्जॉर्ब करेगा उसका कुछ पोर्शन तो ये अपने अंदर स्टोर करके रखेगा, और कुछ पोर्शन क्या कर देगा? ये RL डिसिपेटेड कर देगा। क्या कर देगा? डिसिपेटेड कर देगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और कैपेसिटर की लीनियर चार्जिंग, और कैपेसिटर पे चार्ज कैसे आएगा? सीरीज में चार्ज, मतलब सीरीज में चार्ज कैसे डेवलप होता है, पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो चार्ज कैसे डेवलप होते हैं, कैपेसिटर का ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, चार्जिंग कैसी होती है, वो सारी बातें अपन आगे स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे। ये कैपेसिटर का बेसिक यहाँ कंप्लीट होता है। अपना है कैपेसिटर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। कैपेसिटर बहुत ही कंसेप्चुअल चीज है, पूरे थ्रू आउट नेटवर्क इसको अपन को हैंडल करना है। चाहे आपको तो ओपैम्प में भी इसको पढ़ना है। कैपेसिटर सबसे ज्यादा डर कैपेसिटर से ही लगता है, चाहे वो एनालॉग में आप क्लैंपर पढ़ो, चाहे ओपैम्प पढ़ो। ओपैम्प के अंदर यूज होती है लीनियर चार्जिंग। क्लैंपर में भी कैपेसिटर ही आपको दिक्कत देगा। तो आपकी क्या अपन पढ़ेंगे अभी? ट्रांजिएंट एनालिसिस। इसके एक दो अपन तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, ट्रांजिएंट एनालिसिस, जिसके अंदर मैं आपको पूरा बताऊंगा कैसे कैपेसिटर चार्ज होता है, कैसे डिस्चार्ज होता है, कैसे चार्ज डेवलप होता है, कैसे सीरीज में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे पैरेलल में होता है। वो सारी बातें अपन धीरे धीरे आगे वाले लेक्चर में करते रहेंगे। ये अपना बेसिक था। अपन फर्स्ट चैप्टर में ओनली बेसिक पढ़ेंगे, और इतना बेसिक से अपना काम फर्स्ट चैप्टर के लिए चल जाएगा। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच।